नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या समास। जी हाँ, समास आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। क्या आपको समास को पहचानने में परेशानी होती है? क्या आपको यह पता करने में परेशानी होती कि यह शब्द कौन सा समास होगा? तो अपनी परेशानी को जाइए भूल और दिमाग को रखिए कूल, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से समास पढ़ने वाले हैं, हमारी परेशानी सदा सदा के लिए समाप्त होने जा रही है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। इसके पहले कि आज की हम कक्षा शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे देखेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे समास। समास क्या है इसके बारे में, है ना, पहले देख लेंगे। समास को इंग्लिश में बोलते हैं सर कंपाउंड, है ना। कंपाउंड समास क्या है? कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त मेल। अब इसी से समझिएगा आप, समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड और कंपाउंड का मतलब होता है मेल। तो फिर समास क्या हुआ, है ना? दो पदों के मेल को समास कहते हैं। ये परिभाषा है, मैंने साफ में करके लिखा है सर। परिभाषा आपको और लंबी लंबी मिल सकती है, लेकिन मैंने संक्षिप्त करके आपको समझाया है। देखिएगा समास है क्या। कहा कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अब बात आ गई कि दो पद, पद क्या होते हैं? पद वही शब्द, पद कब हो जाते हैं? जब वह ग्रामर के नियम में बंध जाते हैं तो उनको पद कहते हैं, और जब वह स्वतंत्र रहते हैं तो उनको हम शब्द कहते हैं। यह बात मैंने वर्णमाला पढ़ाते समय, वाक्य सेंटेंस पढ़ाते समय बताया है। जा करके उस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर और हो जाएगा आपको। तो कहा कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते किसको? जहां दो पद मिल जाए, पद मतलब शब्द। जब दो पद आपस में मिलते हैं, जब दो नए नए शब्द आपस में मिलकर के दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द की उत्पत्ति कर देते हैं, उसी जगह क्या हो जाता है? समास हो जाता है। या दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। वही बात है, जब दो पद के मेल को समास कहते हैं, या दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे आप समास कहते हैं। जैसे देखेंगे, दो पद क्या है, यहाँ पे आके देखेंगे, राज और पुत्र। राज और पुत्र, यहाँ पे दो पद यहाँ पे आपके मिले हुए हैं। कौन? पहला पद हो गया राज और दूसरा पद हो गया पुत्र। इन दोनों को जब हमने मिलाया, राज और पुत्र को, तो बन गया राजपुत्र। यही हो गया समास। यही क्या हो गया? समास। फिर देखेंगे, कमल और नयन। एक है कमल, दूसरा है नयन, और जब कमल नयन को एक साथ मिलाया गया तो बन गया कमल नयन। आप कहेंगे सर अभी क्लियर नहीं हुआ कि समास क्या है ना। हमने कहा कि दो पदों के मेल से जब तीसरा शब्द बनता है तो वही होता है समास। दो पदों के मेल से जब नया शब्द बन जाए वही हो गया समास। मैंने उदाहरण भी दिया कि दो पद है राज और पुत्र, राजपुत्र, कमल और नयन, कमल नयन। अगर इससे समझ नहीं आया तो फिर से देखिए, इसको और आसान तरीके से देखेंगे। क्या? समास दो शब्दों के मेल से बना है। किस किस से? ये जो दो शब्द मिलते हैं, समास में भी दो शब्द है। कौन कौन? सम, धन, आस। सम और आस, इसको जब हम विच्छेदन करेंगे, इसका जब विभाजन करेंगे तो हमको मिलेगा सम, और यहां मिल जाएगा आस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है सम और आस। इसका कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। इसके कॉन्सेप्ट पे अब ध्यान देंगे, परिभाषा को छोड़िए। इसके कॉन्सेप्ट पे जब ध्यान देंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सम मतलब होता है जी संक्षिप्त। क्या होता है? और यहाँ पे होता है कथन। तो अर्थात कि जब हमें कथन को छोटा कर दिया जाता है, समास का मतलब ही होता है छोटा करना, संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना। और जहां छोटा आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि समास क्या है? समास माने छोटा करना है। हाँ जी, केवल छोटा करना है, कथन को छोटा करना है, शब्द के रूपों को छोटा करना है। समास का शाब्दिक अर्थ यही है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। समास माने ही होता है छोटा करना। अगर जहां पे छोटा करना आ गया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हमसे कुश्ती करने के लिए एक छोटा सा
ठीक ना सा आदमी आ जाए और हमको कहना इसको हराना, तो हमारा तो कॉन्फिडेंस बचा हुआ है, यार क्या बात है, इतना छोटा सा लड़का उठा के तो पटकी देंगे दम से, भले पटक पाए या ना पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है छोटा का नाम सुनते ही। तो समास का मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट माने होता है छोटा। अब आप अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा लीजिए, अरे यार समास माने छोटा, छोटा ही तो हमको पढ़ना है। जी हाँ, समास को एकदम चुटकी में कर देना है सर, चुटकी में। चलिए देखते हैं क्या है समास का मतलब, समझ लिया आप लोगों ने। सम माने संक्षिप्त और आस माने कथन। तो संक्षिप्त कथन समास के माध्यम से हम छोटा करते हैं। इसका सारा जो नियम होता है वह समास विग्रह जो शब्द होते हैं उनको काट करके समासिक पदों में रखा जाता है। कैसे, जैसे सेंटेंस देखेंगे, आप कहेंगे सर कैसे छोटा करते हैं, आपने कहा कि समास माने छोटा, कैसे छोटा करेंगे आइए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखेंगे ग्राम का प्रधान, इतना लंबा शब्द है, ग्राम का प्रधान, इसको छोटा करते हैं समास के द्वारा, तो हो जाएगा क्या, इसमें जो एक आके की जो विभक्ति पद आया है ना, उसको हम लुप्त कर देते हैं। जब विभक्ति पदों का लोप हो जाता है तो जो बचे हुए शब्द बनते हैं वही समास बनते हैं, है ना। ग्राम का प्रधान में से अगर का को लुप्त कर दे तो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रधान। क्या हो जाएगा सर, ग्राम प्रधान। तो ये क्या हो गया, समास हो गया। यही क्या हो गया, समास हो गया। कौन सा समास होगा, कैसे होगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। समास है क्या, क्या है सर, जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको छोटे में परिवर्तित करना ही समास है। पहले इसको समझ रहे हैं, है ना। राजा का पुत्र, इसमें से का विलोपन अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, हो गया समास, है ना। छोटा कर रहे हैं कि नहीं सर, देखिए चीज छोटी हो जा रही है ना। विद्या के लिए आलय, तो इसमें हम के लिए को अगर विलोपन कर दें, इसका छोटा कर तो क्या बचेगा, विद्यालय। क्या बच जाएगा, विद्यालय। तो जो मैंने बात कही क्या गलत कहा सर, मैंने भी तो यही कहा। समास क्या है, समास है संक्षिप्तीकरण। समास क्या है, कथनों को छोटा करने का एक तरीका है। तो क्या मैंने कुछ गलत बताया, क्या कुछ मैंने गलत पढ़ाया। ग्राम का प्रधान, इसमें से हमने विभक्ति का लोप किया, बचा क्या, ग्राम प्रधान। राजा का पुत्र, राजपुत्र। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो यही तो है ना समास सर। इसी के तहत ना हम पढ़ते हैं कि कैसे 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 समस्त पदों को आप विभक्त करके, है ना, समासिक पदों में ले जाते हैं। और एक चीज हमने क्लियर समझ लिया, कुछ भी हो चाहे जो हो, समास का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, है ना। दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है ना, और उसको और छोटा करने की जो कला है वही है समास, है ना। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। एक चीज यह दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि समास मतलब होता है छोटा करना। क्या करना, छोटा करना। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। कैसे छोटा करते हैं मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा सर, ये जो समास बन जाता है, समास में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। पहले हम सारा कॉन्सेप्ट समास का जब क्लियर कर लेंगे तब उसके भागों की तरफ चलेंगे। पहले हम समास तो जान ले कायदे से, है ना। अब समास में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, है ना, चीजों को आप समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। क्योंकि उसके अगर पार्ट्स को आप समझे रहेंगे तभी, है ना, गियर समझे रहेंगे तभी गाड़ी अच्छे से चलेगी सर, है ना। गाड़ी चलाना शुरू कर दिए, अब गियर आप नहीं पता करे हैं शुरू में तो बाद में आपको परेशानी होने वाली है डेफिनेटली, है ना। इसलिए इसके हम गियर्स को समझ लेंगे। जो शब्द आगे आने वाले हैं, जो शब्द इसके साथ प्रयोग होने वाले हैं, जो हमको काफी ज्यादा परेशान करते हैं, है ना, उत्तर पद, पूर्व पद, समासिक पद, ये है वो है, ऐसे शब्द आते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं कि सब बोल क्या रहे हैं, है ना। तो हम लोग तुक्का लगाने लगते हैं। तुक्का नहीं लगाना है सर। इन शब्दों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन शब्दों को ध्यान से सुनिए और सदा सदा के लिए उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, है ना। समास में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले आ गया पद। मैंने कहा ना पद, पद माने होता है शब्द ही, है ना। तो पद, इसमें दो पद आते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पहला, पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद वाला, है ना। जैसे हमने यही पढ़ा है ग्राम प्रधान। आप इसमें कहेंगे सर पद ढूंढ के हमको बताइए। ग्राम प्रधान, इसमें जो पहले आया है ग्राम और दूसरा क्या है, प्रधान, दोनों अलग अलग शब्द है। ग्राम अलग शब्द है, प्रधान अलग शब्द है, लेकिन दोनों को जब मिला दिया तो एक शब्द की तरफ संकेत किया कि ग्राम का प्रधान। इसमें प्रथम
शब्द क्या हो जाएगा, ग्राम, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रधान। तो इसमें पूर्व पद क्या मिल गया आपको, ग्राम, और उत्तर पद प्रधान। यही है सर, है ना। एक समास में क्या होता है ये देख रहे हैं। समास में पहले पद होता है, और पद कैसे होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। चलिए, राजपुत्र, तो यहाँ पे देखेंगे राजा एक शब्द और पुत्र दूसरा, राजपुत्र पूर्व पद, है ना, राज और पुत्र। ठीक है, तो विद्या के लिए आलय, है ना, ये देखेंगे विद्यालय, विद्यालय में पहला पद आपका हो जाएगा विद्या, यहाँ दूसरा पद क्या हो जाएगा, आलय। तो समास में दो पद होते हैं सर, दो पद, है ना। दोनों को जब हम मिलाते हैं तो तीसरा नया शब्द निकल करके आता है। जैसे ग्राम प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ देंगे, जब जोड़ते हैं तो क्या निकल करके आता है, तीसरा शब्द ग्राम प्रधान। जो ग्राम प्रधान बनेगा वो समासिक पद बनेगा सर। क्या बनेगा, समासिक पद। आ गए ना, यहाँ नीचे देखेंगे इन दोनों के योग से बनता है समस्त पद चाहे समासिक पद। इन दोनों के योग से जो तीसरा शब्द निकलता है उसे आप बोलते हैं समस्त पद या समासिक पद। जैसे ग्राम प्रधान है ना, ग्राम प्रधान, तो इसके लिए ग्राम इधर एक पद हो गया, एक इधर प्रधान हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्राम प्रधान। जब एक साथ इसको रखते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, समस्त पद या समासिक पद, है ना। इसमें कितने पद थे, दो, ग्राम और प्रधान। जब इनको एक साथ जोड़ करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं समस्त पद या समासिक पद। अगला देख लेंगे, है ना, राजा, राजा धन पुत्र, है ना, तो राजपुत्र कर देंगे, राजपुत्र। ये समासिक पद क्या है ना। अब आप कहेंगे सर ये समासिक पद क्या है ना। ऐसे शब्द जो समास के नियमों के अनुसार बनते हैं, ऐसे शब्द जो समास के नियमों के अनुसार बनते हैं वही समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं, है ना। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है समास विग्रह। क्या आ जाता है, समास विग्रह। इनको बड़े में परिवर्तित करना, है ना, इनको तोड़, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इनको बड़ा बड़ा करना, अलग अलग शब्दों को, है ना, समास के प्रत्येक शब्दों को अलग अलग करना, है ना। कैसे, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम का प्रधान, ग्राम का प्रधान, वही जो ऊपर था, है ना, यही जो ऊपर है, क्या, यही, ये है समास विग्रह। जो बड़ा रूप होता है वह विग्रह होता है। जैसे राजपुत्र दिया है तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया आपका विग्रह। आगे देखेंगे, मान लीजिए आपको दिया है आशा लता, आशा लता का समास विग्रह करिए तो आशा रूपी लता हो जाएगा, आशा रूपी लता, ये समझेंगे, है ना। आप बीती तो हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती। आई बात समझ में है। इस प्रकार से जो है हम इसको देखते हैं। तो हमने आज देख लिया कि पद क्या होते हैं, है ना, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है। जब पूर्व पद उत्तर पद को जोड़ते हैं तो जो तीसरा शब्द निकल के आता है वो समस्त पद या समासिक पद बनता है। और जब इसको अलग अलग बांटते हैं तो उसका क्या होता है, समास विग्रह होता है। यही चार चीजें समास में होती हैं। आइए सर हम देखते हैं आगे समास के भेद। समास के कितने भेद हैं, समास के मुख्य रूप से 6 भेद है, यहाँ पे दिखाया गया है। आइए सर हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडवर्बियल कंपाउंड। तत्पुरुष समास, डिटरमिनेटिव कंपाउंड। कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड। द्विगु समास, न्यूमेरल कंपाउंड। द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड। बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लेंगे सर, पहले ही वीडियो को प्रारंभ करते ही इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, है ना। इसमें चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। 2 समास को आज हम आपको पढ़ाएंगे। अव्ययी भाव समास, है ना, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास
क्या है। तो अव्यय को आप जानते हैं ना, तो पहले आप ये समझिए कि अव्यय क्या है। अव्यय वह शब्द होते हैं जिन पे कर्ता और क्रिया का असर नहीं पड़ता, जिनके नंबर पर कर्ता और क्रिया का असर नहीं पड़ता, वो प्रत्येक स्थिति में नहीं बदलते हैं, वही होते हैं अव्यय। जो न बदले, जो न बदले वो क्या होता है, अव्यय। जिसके ऊपर क्रिया और वचन का कोई प्रभाव न पड़े वही होता है अव्यय। तो अब इससे ये भी आप समझ सकते हैं कि जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक समान रहता है, वही अव्ययी भाव समास होता है। पहली तो पकड़ ये हो गई। अब इसका जो परिभाषा वो ये है, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये परिभाषा है। पहला पद अव्यय, देखिए ना, तो आपको मैंने बताया ना अव्यय क्या होता है। अव्यय पर नंबर और क्रिया और नंबर का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो प्रत्येक स्थिति में समान रहेगा, यह बदलता नहीं है। आप इससे भी आप पकड़ सकते हैं, है ना। और दूसरी पहचान मैंने लिखा है, अव्ययी भाव समास में हमेशा अनु आ प्रतिभर यावत यथाहर ब बे बा अप आता है। ब बे बा अप आएगा। अनुआ प्रतिभर यावत यथाहर, जिसको मैंने आप यहाँ पे लगाया है ना, ये सब अव्यय है। ये भर हो चाहे यावत हो चाहे यथा हो चाहे हर हो और बे हो बा हो, है ना, ये सब अव्यय है। जब इनके माध्यम से कोई शब्द बन जाता है सर, तो वह तुरंत अव्ययी भाव समास हो जाता है ना। आइए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि जहां जहां ये शब्द आते हैं उसको कैसे हम अव्यय बनाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, विग्रह, सबको मैंने स्पष्ट रूप से समझाया है। समस्त पद एक दिन आपसे पूछ जाए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप देखेंगे प्रतिदिन, इसमें दो पद है, कौन, पूर्व पद प्रतिदिन, समझ गए, पूर्व पद मिल गया प्रति, उत्तर पद हो गया दिन। प्रतिदिन दोनों को मिला करके अगर इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, एक एक दिन, है ना। प्रत्येक दिन मतलब हर एक दिन। प्रतिदिन, प्रति लगते ही, अनुवा प्रतिभर, यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रति अव्यय होता है तो अव्ययी भाव। आजन्म, आज और दो इसमें देखेंगे, आजन्म, आ और जन्म से मिलाकर के जन्म से लेकर के विग्रह मैंने किया है, आप देखते चले जाएंगे, है ना। आ जन्म आ गया अव्ययी भाव समास। यथा संभव, यथा धन संभव पहला पद, दूसरा पद, और जैसे संभव हो इसका मैंने विग्रह कर दिया है। तो यथा आने के साथ ही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये ढूंढ लेंगे, अनुवा प्रतिभर यावत अथाहर बेबा उप। अव्ययी भाव समास में हमेशा इन शब्दों का मेल होगा, इन शब्दों से ही वो शुरू होंगे। अब इसको याद कर लीजिएगा, अनुवा प्रतिभर यावत यथाहर बेबा उप, बेबा उप, अनुवा प्रतिभर यावत यथाहर बेबा उप, है ना। ऐसे इसको तैयार कर लेंगे सर। आगे देखेंगे, अनुरूप, अ आया है, अनुरूप, अनुआ, अनु 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 आया है ना, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अनु दो शब्दों से मिला है, पहला है अनु और दूसरा है रूप, अनु रूप, रूप के योग, इसका विग्रह हो गया। भर पेट, पहला पद भर, दूसरा हो गया पेट। अब इसका जब हमने विग्रह किया तो पेट भर के, ये हो गया अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, हाथ धन हाथ। अच्छा ये देखेंगे, ये बड़ी अच्छी चीज आ गई, हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, हाथ ही हाथ में। लेकिन जब हाथों हाथ हम लिखते हैं ना तो बीचवा में एक स्लैश लग जाता है, डैश योजक चिन्ह लग जाता है ना। अब जब एक ही जैसे शब्द दो बार आते हैं, एक समान, एक उच्चारण वाले शब्द आते हैं, समान, एक समान जब शब्द दो बार आते हैं तो उनको हम बोलते हैं द्विरुंत शब्द। क्या बोलते हैं सर, द्विरुंत। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, द्विरुवंत बोला है, सॉरी द्विरुंत नहीं, द्विरुवंत शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विरुवंत शब्द प्राय अव्ययी भाव समास होते हैं, है ना। जो भी द्विरुवंत के रूप में आएंगे, द्विरुवंत क्या है, जो जैसे एकाएक उसी से मिलता हुआ शब्द दो बार आ जाना, पल पल मिलता हुआ शब्द दो बार आ जाना, दिनादिन मिलता हुआ शब्द दो बार आ जाना, उसी को आप बोलते हैं द्विरुवंत, है ना। जहां भी मिलता हुआ शब्द दो बार आ गए, जैसे साथ साथ लिखेंगे भले ऐसे ही, साथ और साथ, लेकिन एक समान दोनों शब्द मिल रहे हैं, ये हो जाएंगे द्विरुवंत शब्द, और इसलिए चले जाएंगे अव्ययी भाव समास में। आप कहेंगे सर इसमें योजक चिन्ह आया है, आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान ही योजक है, लेकिन वहां पे मैं आपको दोनों के बीच के अंतर को समझाऊंगा कि क्यों ऐसा
होगा, क्यों ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये आप समझ लीजिएगा कि जो भी दीर्घवंत शब्द होंगे, दीर्घवंत मतलब समान शब्द जो दो बार आते हैं, है ना, वो अव्ययी भाव में चले जाते हैं, भले उनमें योजक चिन्ह लगा रहे या न लगा रहे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। आगे देखेंगे, अगला समास है द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास किसे कहते हैं आप, इसको भी आप लोग देख लेंगे। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे वह पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में हमेशा योजक चिन्ह लगता है ना। क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हमेशा और या एवं उनमें से मिलता ही है। तो आप कहेंगे सर योजक चिन्ह तो अभी आप ऊपर बताए थे, दीर्घवंत शब्दों में भी योजक चिन्ह आ जा सकता है, तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये बताइए ये अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है। तो आप छोटी सी ट्रिक, छोटा सा चीज ध्यान दीजिएगा, अक्सर ऐसा होता है 99.99 क्या कि जो द्वंद्व समास होते हैं वो जोड़े में आते हैं, है ना सर। कैसे आते हैं, जोड़े में, जैसे नदी नाले, या समान शब्द नहीं होंगे, मिलते जुलते शब्द नहीं होंगे। जैसे एक ही शब्द क्या है, पल पल, पल और पल दो बार आया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अलग अलग शब्द होंगे और मुख्यतः ये एक दूसरे के विपरीत ही जाते हैं। मुख्य रूप से देखेंगे यह एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, जैसे पाप पुण्य, है ना। नदी नाले, नदी अलग शब्द है और नाला अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पल पल, ये दोनों एक ही है। अगर इनके बीच में स्लश लगता है तो ये समान दो बार आए हैं, एक समान शब्द दो बार आए, तो अगर समान शब्द दो बार आए उनको दीर्घवंत बोलते हैं, इसलिए हो जाएंगे क्या, अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर पाप पुण्य देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है, नदी नाले के देखेंगे तो एक दूसरे से अलग शब्द है, इनके बीच में अगर स्लैश आएगा ये पक्का है, यह द्वंद्व समास होंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों स्लैश का मतलब या योजक चिन्ह आने का मतलब आप समझ गए होंगे और अंतर भी स्पष्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर या अथवा एवं लगता हो उसे आप द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान, दोनों पदों के बीच प्रायः ये योजक चिन्ह लगता है, जो स्लैश इसको बताए ना ऐसे, है ना, ये जो लगता है, स्लैश नहीं कहेंगे इसको, जो योजक चिन्ह ही बोलते हैं। तो योजक चिन्ह जो लगता है इसी को आप क्या बोल देंगे सर, ये इसकी पहचान है। जैसे नदी नाले, दोनों विपरीत शब्द, कुछ अलग अलग जरूर है दोनों शब्द, लेकिन बीच में योजक चिन्ह लगा है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी, इनका विग्रह करने पर और जरूर आएगा, नदी और नाले, नदी और नाले, एकदम तुरंत हम पहचान जाएंगे कि अरे भाई आप तो द्वंद्व समास हो। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो यही आ जाएगा। दिन रात, दिन और रात, दिन और रात, ये आ जाएगा। राजा रंग, राजा और रंग, राजा और रंग, देखिए दोनों अलग अलग, खास तौर से इसका विलोम ही ज्यादा आता है। देखेंगे यहाँ भी विलोम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैंने कहा लगभग 90% से ऊपर इसका विलोम ही आता है। राजा प्रजा, राजा और प्रजा वही बात है, राजा और प्रजा। और नर नारी वही है, मेल का चेंज है यहाँ पे, नर और नारी, यहाँ पे जेंडर का परिवर्तन है, नर और नारी। तो इनमें या तो जेंडर परिवर्तित करके आएगा, है ना, एक मैस्कुलिन फेमिनिन, मुख्य रूप से ये विलोम ज्यादा ही आते हैं, इसमें विलोम का जोड़ा रहता है ना। तो और उसके बीच में अगर यह योजक चिन्ह मिल जाए तो निसंदेह आप ये मान देंगे द्वंद्व समास। तो मित्रों आज मैंने आपको समास क्या होता है इसके बारे में बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आज मैंने केवल आपको समास के साथ साथ अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास को ही पढ़ाया है। बचे हुए 4 समास को कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए आज की कक्षा हम लोग इसी जगह समाप्त कर रहे हैं। कल की कक्षा में समास के बचे हुए पार्ट को हम पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। इसी वचनों के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।